Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So today I am starting one series जहाँ पे हम क्वांट बेस्ड सेट्स कवर करेंगे जो कि पास्ट ईयर से आए हैं। ये कुछ अनकन्वेंशनल सेट्स जो कि मुझे लग रहा है कि एक डिफरेंट वैरायटी के सेट्स हैं, है ना। नॉर्मल सेट्स आप कवर करते हो, बट इस सीरीज में हम ऐसे सेट्स करेंगे जो नंबर बेस्ड सेट हो, क्वांट्स बेस्ड सेट हो, अनकन्वेंशनल सेट हो, या फिर जो रिपीटेडली कैट में आते रहते हैं, है ना। जहाँ पे कुछ नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे आपकी कुछ मैट्रिक्स भी होती है, राइट। सो व्हाट आई विल डू कि आई विल पुट अप दीज वीडियोस, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेट्स 5 सेट्स, राइट। एंड आपको पहले वीडियो को पॉज करके देखना है कि सेट आपसे सोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है कि हाउ आई एम अप्रोचिंग द सेट, दैट इज द वन थिंग, हाउ आई एम रीडिंग द इंफॉर्मेशन, हाउ आई एम यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। वो सब चीजें आपको नोटिस करनी है। दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपको रिवीजन भी होती जाएगी अच्छे क्वालिटी के सेट्स की, दैट इज द अनदर थिंग, राइट। प्लस जो सोर्स होगा इन सेट्स का, मेनली हमारे कैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, या फिर कुछ मॉक्स में, करंट मॉक्स में, पास्ट मॉक्स में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं तो आई विल इंक्लूड दैट स्टफ ऑल्सो, राइट। सो दिस सीरीज विल बी कंटिन्यूड, राइट। इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स, आपको सीरीज पसंद आई है तो प्लीज प्लीज कमेंट डाउन, है ना। कमेंट पढ़ के ही आई रियली गेट टू नो वेदर पीपल आर लाइकिंग दिस वीडियो और नॉट, है ना। और अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स, बिलीव मी, वी विल डू अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ ऑन द यूट्यूब, राइट। तो पहले ये सेट देखते हैं, लेट्स से व्हाट द सेट सेज। Mastermind Tutorials provides coaching for 6 subjects, namely physics, mathematics, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ क्लास 12th। ठीक है, एक कोचिंग है आपकी। एवरी वीक इट कंडक्ट्स 3 टेस्ट इन सच ए वे दैट ईच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स एंड नो सब्जेक्ट इज एक्सक्लूडेड, है ना। आपको दिख रहा है डायग्राम में क्लियरली 5 वीक्स है, और एवरी वीक इट कंडक्ट्स 3 टेस्ट, है ना। ये मेरा वीक 1 है, राइट। लेट्स से ये मेरा वीक 2 है, ये मेरा वीक 3 है, ये मेरा वीक 4 है, एंड दिस इज माई वीक 5। यहाँ पे भी 3 टेस्ट, यहाँ पे भी 3 टेस्ट, यहाँ पे भी 3 टेस्ट, तो टोटल मेरे कितने टेस्ट हो जाएंगे? 5 into 3, दैट इज 15 टेस्ट हो जाएंगे, राइट। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच टेस्ट आर इक्वल टू 100 marks विच आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 सब्जेक्ट्स फॉर एनी टेस्ट इन एनी वीक। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मेरे कितने हैं? 100 है एक टेस्ट के लिए। Also, each subject is paired with a different subject from week 1 to week 5. Right. The following table shows the maximum marks of 6 subjects in the test taken from week 1 to week 5. ठीक है ना। वीक 1 पे मेरे फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स है, मैथमेटिक्स के मैक्सिमम मार्क्स है, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, राइट। इट इज नोन दैट फिजिक्स एंड बायोलॉजी वर पेड टुगेदर इन वन टेस्ट इन वन वीक एंड दिस इज दिस। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं क्या क्या बोला है। एवरी वीक इट कंडक्ट्स 3 टेस्ट इन सच ए वे दैट ईच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स एंड नो सब्जेक्ट इज एक्सक्लूडेड। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच टेस्ट आर इक्वल टू 100 marks which are not evenly distributed between the 2 subjects for any test in any week. Also, each subject is paired with a different subject from week 1 to week 5. ये लाइन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? ईच सब्जेक्ट इज पेयर्ड विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम वीक 1 टू वीक 5। मतलब अगर वीक 1 में मेरा फिजिक्स बायोलॉजी के साथ पेयर हो गया, तो बाकी कोई भी वीक्स में मेरा फिजिक्स एंड बायोलॉजी नहीं होएगा, है ना। इट विल बी पेयर्ड ओनली वंस। और अगर कहीं ना कहीं आपने कैट के पास्ट ईयर लगाया तो वहां पे भी एक सिमिलर सेट सा था, है ना। सिमिलर नहीं कहूंगा, बट आपको पता है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। यू हैव टू मेक अ पेयर ऑफ 2। अगर आप 6 सब्जेक्ट्स हैं और दो दो के पेयर बनाओ, तो कितने पेयर्स बनेंगे? 6 into 2 दैट इज 15 पेयर्स, और 15 ही आपके पास स्पेसेस हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे 3 टेस्ट होंगे, 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 राइट। और हर टेस्ट में आपके 2 सब्जेक्ट आपको क्लियरली मेंशन है, नो सब्जेक्ट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब ये 15 पेयर्स कौन कौन से होंगे? अगर मैं पेयर की बात बनाऊं तो क्लियरली आप जल्दी जल्दी पेयर बना सकते हो। पीएम का पेयर बन गया, पीबी का पेयर बन गया। पी से स्टार्ट करो, सारों का पेयर बना दो पहले, पीसी, पीई, पीएच, है ना। फिर एम से स्टार्ट करो तो एम बी, एम सी, एम ई, एम एच, राइट। देन यू कैन स्टार्ट बी सी, बीई, बी एच, एंड देन आपका पेयर बन जाएगा ई एच। 5 + 4 9 +3 12 +1, सॉरी ये हमने बना दिए 5 4 3, यहाँ पे 2 आना चाहिए, राइट। बी के बाद अच्छा सीई सी एच का पेयर रह गया, है ना। तो एक मेरा हो जाएगा सीई,
एंड सी एच का पेयर। तो मेरे टोटल 15 पेयर्स आ गए। अब मुझे ये 15 वैल्यूज को यहाँ कहीं 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 एडजस्ट करना है ना, मतलब एक टेस्ट तो मेरा ये हो गया, एक टेस्ट मेरा ये होगा, एंड सो ऑन, राइट। अब देखो तुम्हें क्लियरली क्या बोला हुआ है, इट इज नोन दैट फिजिक्स एंड बायोलॉजी वर पेयर टुगेदर इन वन टेस्ट इन वीक 1। तो जो मेरा फिजिक्स और बायोलॉजी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, वीक 1 में। तो मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी कहीं और नहीं आ सकते, सो कैन आई कट आउट, राइट। एंड मैथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वर पेयर टुगेदर इन वन टेस्ट इन वीक 2, है ना। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब अब मैं कहीं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेयर नहीं बना सकता कहीं भी, राइट। तो अगर मेरा देखो फिजिक्स और बायो का पेयर बन गया वीक 1 में, तो वीक 1 में मेरा देखो फिजिक्स का पेयर बन गया, बायो का पेयर बन गया, राइट। मेरा मैथमेटिक्स का पेयर रह रहा है, केमिस्ट्री का पेयर रह रहा है ना। इन दोनों की स्पेस में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स तो आएगा, लेट से, है ना। अब आपको पता है मैथमेटिक्स आपका केमिस्ट्री के साथ तो ऑलरेडी आ गया, तो केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। तो पीबीएम, देखो मेरा टोटल चॉइस हमेशा हर वीक में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, है ना। पीसीएम तो आपको पता ही है, पीसीएम के साथ लेट से बायो भी हो गया, है ना, और एक इंग्लिश और हिंदी हो गया, ठीक है। ये मेरे हर वीक में आने चाहिए। पीबीएम आ गया, पी बी एम आ गया, तो सी ई एच रह गया, है ना। क्या मैं यहाँ पे सी लगा सकता हूँ, नहीं। आप बोलोगे यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली सी मेरा यहाँ पे आएगा, है ना, डेफिनेटली सी मेरा यहाँ पे आएगा। तो मतलब ई या एच में से कोई एक बंदा यहाँ पे आएगा, ई और एच में से कोई एक बंदा यहाँ पे आएगा। मुझे एमसी की स्पेसेस यहाँ पे पता लग गई, तो ये वीक थोड़ा मेरा सॉर्टेड है। अब सेकंड वीक पे फोकस करते हैं। सीएम तो मेरा ऑलरेडी आ गया, है ना, मैथमेटिक्स मेरा वो आ गया, एंड केमिस्ट्री मेरा आ गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं फिजिक्स भी आएगा, लेट से मैंने फिजिक्स को लोकेट कर दिया यहाँ पे, राइट। अब देखो फिजिक्स मैंने ये वाला है ना, फिजिक्स में मेरे 30 मार्क्स आए हैं, है ना, ठीक है। तो मेरे साथ बी भी आ सकता है, देखो फिजिक्स के साथ कभी भी बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स के साथ बायोलॉजी नहीं आएगा, बिकॉज बायो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बायो नहीं आएगा, तो बायो डेफिनेटली कहाँ पे आएगा, बायो मेरा यहाँ पे आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे मेरे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट से ई और एच में से कोई एक आएगा, ई और एच में से कोई एक आएगा, सेम यहाँ पे, है ना। ई और एच कहीं नहीं है, तो ई और एच में से यहाँ पे कोई ना कोई आएगा। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो हर पॉइंट को आपको यूटिलाइज करना है। क्या बोला, द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच टेस्ट आर इक्वल टू 100 मार्क्स विच आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स फॉर एनी टेस्ट इन एनी वीक, है ना। मतलब एक मेरा टोटल टेस्ट का मार्क्स कैसे आएगा, पी प्लस बी को मार्क्स को टोटल करेंगे तो एक टेस्ट का मेरे पास मार्क्स आएगा, राइट, है ना। तो इन दोनों का सम मेरा हमेशा 100 से कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स ही मेरे 100 है, तो 100 से तो कम ही होगा या इक्वल टू 100 होगा, ठीक है। इतना समझ आया, राइट। अब थोड़ा वीक 5 पे देखो, है ना। क्या वीक 5 पे मैं कह सकता हूँ जो ये पीएमबी है ये हमेशा अलग अलग आएगा, क्योंकि इनमें से कोई दो साथ में नहीं आ सकते। देन योर मार्क्स इन दैट टेस्ट विल बी 150। आपको पता है 100 मैक्सिमम है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पी लेट से आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे भी आप देखो बी सी एच अलग अलग आएंगे 100%, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं एग्जाम में, है ना। फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी की बात करूँ, ये भी अलग अलग आएंगे 100%। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी की बात करूँ, समझ आया, है ना। यहां तक कोई भी डाउट आई डोंट थिंक किसी को आएगा, राइट। अब देखो पीएमबी की हमने बात कर ली, तो मेरे पास कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रह गए, सीई एच, है ना। सीई एच मुझे यहाँ पे लोकेट करना है, और यहाँ पे सिमिलरली मेरे कुछ सब्जेक्ट रह रहे हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास सेट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो तुम्हें एक पॉइंट और दिया हुआ है, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है ना, और जो ये सारा डेटा है वो भी मैक्सिमम मार्क्स का है। तो मैक्सिमम मार्क्स देखो, इसीलिए देखो सबका सम 100 बनना चाहिए, पीबी का सम 100 बनना चाहिए। यहाँ पे एम के साथ एम का 40 है, इंग्लिश या हिंदी लोगे तो 60 है, तो 100 बनेगा, राइट। बिकॉज ये आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो पी के साथ क्या मेरा, पी मेरा 30 है, तो 30 के साथ मेरा क्या आएगा, 70 वाला, है ना। इंग्लिश और हिंदी में कौन है 70, सिर्फ इंग्लिश है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा इंग्लिश ही आएगा, और अगर यहाँ पे इंग्लिश आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरा क्या आएगा, हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश आएगा, यहाँ पे हिंदी आएगा, और एग्जाम में आपको हमेशा पेयरिंग को कट करते रहना है, राइट। नहीं तो लास्ट में आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितने पेयर्स बच गए, आपको दोबारा फिगर आउट करना पड़ेगा। पी मेरा लोकेट हो गया, तो पी इज डन, बी एच इज ऑल्सो डन, है ना, बी एच इज ऑल्सो डन, बी एच इज ऑल्सो डन, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी वीक 3 में,
ठीक है, इनके 55 मार्क्स हैं और बाकी के 45 तो कोई भी पेयर बन सकता है। बीसीएच की बात करो तो 75 बाकी के 25 और सेम लास्ट में। तो अभी आपको सिंपल क्या पता लग गया, जो सारी गेम आपकी रह गई वो सिर्फ ये रह गई कि कौन सा पेयर लोकेट है, कौन सा पेयर नहीं लोकेट है ना। जैसे हम इसकी बात करें, पीएम पीसी पीएच, पी के साथ मेरे सिर्फ यही पेयर रह गए, एमसीएच आ सकता है पी के साथ, है ना, और 3 स्पेसेस लेफ्ट आउट होंगी, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी के साथ एमसीएच में एम तो नहीं आएगा, एम तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कह सकता हूँ या तो सी आएगा या एच आएगा, राइट, इतना आपको पता है। अब देखो एम की बात करूं, है ना, एम के साथ देखो बी आ सकता है, ई आ सकता है, एच आ सकता है या पी आ सकता है। एम के साथ देखो एच नहीं आ सकता, बीईपी में से एक आएगा, है ना। फिर यहाँ पे भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, है ना, एंड दिस माइट बिकम ए टफ टास्क फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या कोई और अप्रोच आप देख सकते हो, ठीक है। देखो आपको यहाँ से जो अप्रोच आती है ना, आप एक एक पेयर को पकड़ो और ये देखो उनकी पॉसिबिलिटीज मल्टीपल बन रही है, सिंगल बन रही है, एंड दिस ऑल्सो कम्स विद द एक्सपीरियंस। जब आप ये टाइप के सेट करोगे तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे पीएम की पॉसिबिलिटीज को अगर मैं देखूं तो पीएम यहाँ पे नहीं आ सकता, पीएम यहाँ पे नहीं आ सकता, पीएम इज पॉसिबल हेयर, पीएम यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एक एक स्पेस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पीएम यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो पीएम के लिए सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये वाली, तो पीएम मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पीबी यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोल्व कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे अप्रोच करोगे। अब आपको पीसी पे देखना है, पीसी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पीसी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पी ऑलरेडी आ गया, पीसी यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है ना। तो पीसी के लिए मैं बोल सकता हूँ वीक 4 या 5 अवेलेबल है। पीएच के लिए देखते हैं, पीएच पी पीएच यहाँ पे आ सकता है, पीएच यहाँ पे आ सकता है, तो 4 एंड 5 वीक अवेलेबल है। एमबी देखता हूँ, देखो एमबी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, एमबी यहाँ पे नहीं आएगा, एमबी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो एमबी के लिए सिर्फ ये चॉइस है, ठीक है, तो एमबी इज ऑल्सो गोन। एमई के लिए देखता हूँ, एक चॉइस ये वाली है, ठीक है, एमई के लिए और कौन सी चॉइस है, एमई के लिए एक ये भी चॉइस है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 1 या 5 में आएगा। एमएच के लिए देखूँ, सेम ये चॉइस है और ये भी चॉइस है ना। तो अब मुझे पता लग रहा है, देखो दो ही केस बन सकते हैं इसमें, है ना, और बहुत चीजें आगे जाके कट जाएंगी, है ना। आप देखो देखिए, बीसी देखो, बीसी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, बीसी यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल, यहाँ पे बीसी इज पॉसिबल, ठीक है। तो 3rd एंड 5th वीक। बी की बात करूं, बी तो यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, बीई यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, है ना, दोनों साथ में नहीं आ सकते, बीई यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, तो यहाँ पे मेरा बीई आएगा। तो बीई जब यहाँ पे आ गया तो बीसी मेरा 5th वीक में नहीं आ सकता। अब बीसी मेरा 100% कहाँ पे आएगा, 3rd वीक में। जब बीसी 3rd वीक में आ गया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बची, कौन सी बची, एच ई, तो एच ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मैं एच ई को काट दूंगा, राइट, वेयर इज द एच ई, दिस इज द एच ई, सो एच ई इज ऑल्सो डन, राइट। ठीक है, अब देखो क्या क्या रह गया, है ना। यहाँ पे सी एच के साथ मेरा अभी रह गया, एक तो पी रह गया, यहाँ पे एक तो पी रह गया लोकेट करना, बी एम सी एच इज डन, एंड एक मेरा ई रह गया। क्या मेरा सीई आ सकता है, सीई अवेलेबल है। क्या मेरा सीपी आ सकता है, सीपी इज अवेलेबल। पीएच आ सकता है, पीएच इज अवेलेबल, एंड पीसी आ सकता है, पीसी इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी देखो पीसी पीएच तो आ ही सकता है, हमने अभी चेक किया। क्या एमसी के साथ एम और सी या एम और एच आ सकते हैं, है ना। एम सी तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया, तो मतलब यहाँ पे एम सी नहीं आ सकता, यहाँ पे एम एच आएगा, और अगर यहाँ पे एम एच आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीसी आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है पी के साथ सी ऑलरेडी आ चुका है ना, तो यहाँ पे पीसी नहीं आ सकता, पी यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो सीई अगर यहाँ पे आ गया तो सीई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सी एच आएगा, और अगर सी एच यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपका एम एच आएगा, है ना। ये आपका पूरा सेट खत्म हो गया। अब देखो एग्जाम में सॉल्यूशन में क्या होता है ना, हम ये ढूंढने लग जाते हैं कि स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट कहाँ से नहीं करना। आपको उस पर फोकस ही नहीं करना, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है कि हमें एक हमारा सेट दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव हम देखेंगे। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है ना, ज्यादा ड्रॉ भी नहीं किया, यहाँ से ज्यादा इंसाइट्स भी नहीं लिए, क्योंकि एज ए टीचर मैं यहाँ पे काफी कुछ लिख के सोल्व कर सकता हूँ, बट फ्रॉम द कैंडिडेट व्यू पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में बस इतना सा टेबल बनाओ, है ना, और ये 15 पॉसिबिलिटीज लिखो और 1 बाय 1 पॉसिबिलिटीज को चेक करो, है ना। मे बी अब सर बहुत बच्चे सोच सोल्व करने से पहले सोचेंगे यार 15 पॉसिबिलिटी चेक करना इज ए डिफिकल्ट टास्क, बट आप देखो हमने पॉसिबिलिटी जब चेक करने लगे एक एक करके, हमने सीक्वेंस वाइज पॉसिबिलिटी चेक करी है ना, हम कहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर लो, राइट, आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज एग्जामिनर भी कुछ सोच समझ के सेट को बनाता है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ रैंडम सेट लिया और वहां पे आपको उठा के दे दिया, है ना। एग्जामिनर भी, अब देखो दिस इज जस्ट 14 मिनट्स ऑफ द एंटायर रिकॉर्डिंग,
आपने देखा होगा कितनी सिंपली सेट सोल्व हो रहा है, राइट? तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चीजों का, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट देखते हैं कौन सा है। So this set is from CAT 2023 slot 1, है ना? प्लीज पॉज द वीडियो एंड सोल्व द सेट, है ना? और मैं क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगा जहां पे मुझे लगा ना कि क्वेश्चंस या ऑप्शन से हमारी कहीं कहीं हेल्प हो सकती है कोई पर्टिकुलर सेट में, स्पेशली फॉर द कैट पास्ट ईयर सेट्स, तो वहां पे मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा, बट यहाँ पे रियली हमें जरूरत नहीं है, तो वी आर इग्नोरिंग दैट, है ना? ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाले सेट के सारे क्वेश्चंस हमारे डेटा बेस थे, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, राइट? और क्वेश्चंस की जरूरत एज इन कि क्वेश्चंस पढ़ने पे एक आइडिया लग रहा है, तो आई विल इंक्लूड द क्वेश्चंस, है ना? तो आपको वो भी शो करूंगा। तो क्या बोल रहे, देखो, 5 रेस्टोरेंट्स कोडेड R1 R2 R3 R4 गेव इंटीजर रेटिंग्स टू द 5 गिग वर्कर्स। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसने इंटीजर रेटिंग्स बोला है ना? UVWXY on a scale of 1 to 5, ठीक है? द मीन्स ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय दिस और दिस। अब मीन से आपको क्या पता लग जाएगा, देखो, है ना? राउंड जो रेस्टोरेंट R1 है उसको कितने लोगों ने रेटिंग दी है, 5 लोगों ने, R2 को भी R2 को, है ना? तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की आपको टोटल रेटिंग पता लग जाएगी, टोटल सम, है ना? R1 का टोटल सम कितना आएगा, राइट? 17, है ना? सिमिलरली आप R2 का बता सकते हो, R3 का बता सकते हो, R4 का बता सकते हो, राइट? इंटू 5 कर करके, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ इंडिविजुअल डेटा दिया है कि यू ने, देखो, अब यू ने कितने रेस्टोरेंट्स को रेटिंग दी होगी, रेस्टोरेंट 1 2 3 4 5, पांचों को, तो उसकी मीन रेटिंग बता रखी है, मीडियन बता रखी है, मॉडल रेटिंग बता रखी है, रेंज बता रखी है ना? रेंज उसने बता दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम रेटिंग का डिफरेंस इज द रेंज रेटिंग, ठीक है ना? उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको जब आप सेट सिलेक्शन के टाइम ये सेट पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये सेट कैसे सोल्व होगा, है ना? आपको बेसिकली क्या पूछा है ना? और सेट को किस डायरेक्शन में सोल्व करना है वो भी आपको कैसे पता लगेगा, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, है ना? बेसिकली इसमें क्या पूछा है आपसे, आपसे ये पूछा है ये रेस्टोरेंट को ये बंदे ने क्या रेटिंग दी, है ना? इंडिविजुअल रेटिंग्स पूछी है, राइट? तो इंडिविजुअल रेटिंग्स के लिए, है ना, पहले देखते हैं। सिंपल आपका सेम चीज बनेगी हर बार की तरह, है ना? तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कैट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस टेबल्स, राइट, इन दिस मैट्रिक्स, राइट? तो आप मैट्रिक्स से आप सोल्व करने का ट्राई करोगे, है ना? लेट्स से दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट 1 है, यहाँ पे रेस्टोरेंट 2 है, दिस इज रेस्टोरेंट 3, दिस इज रेस्टोरेंट 4 एंड दिस इज रेस्टोरेंट 5। अब देखो, पहले तो रेस्टोरेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना? रेस्टोरेंट 1 का टोटल 17 होगा, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा, इसका फिर मेरा 14 होगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 17, है ना? अब अगर इंडिविजुअली बात करूं तो पहले ये डेटा का यूटिलाइजेशन करते हैं। मीन रेटिंग हमारी 2.2 है ना? तो टोटल इसने कितने दिए होंगे, इसका टोटल 11 आना चाहिए, अगर उसका 3.8 है तो 19 आना चाहिए, 17 18 13, है ना? आप इसको कंपेयर भी करो तो इसका टोटल एंड इसका टोटल मेरा सेम होगा, 11 17 19, 11 17 19, 18 13 का टोटल इज इक्वल टू 17 14 का टोटल, मतलब हमारा डेटा जो हमने लिखा है वो एकदम करेक्ट है। मीडियन रेटिंग हमेशा क्या होती है ना? इफ यू अरेंज समथिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो बीच वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारा मीडियन, है ना? इतनी नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कैट, ठीक है? मीडियन रेटिंग दी हुई है। मॉडल रेटिंग मेरी क्या होती है, जो रेटिंग मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, है ना? मतलब दो मेरा, 2 इज द ओनली वैल्यू दैट इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे मेरी 1 एंड 4 है, मतलब 1 भी मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है तो 4 भी मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। तो क्लियरली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूसुफ में देखो, यूसुफ में आपको क्या दिख रहा है ना? ये 3 3 बार तो नहीं आ सकते, हमारे पास 5 स्पेसेस हैं, तो 1 एंड 4 2 बार आएंगे। फिर एक बार कौन आएगा, टोटल आपके पास 13 है, इसका टोटल 4 स्पेसेस का क्या हुआ, 4 + 4 8 एंड +2 10, तो 3 आ जाएगा आपका, है ना? इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप करोगे तो दिस विल बी 1 1 3 4 4, है ना? तो ये आपका टोटल भी 13 आ रहा है। और अगर आप यूसुफ का सब कुछ चेक करोगे ना, तो यूसुफ का देखो, हमने ये तो सारा सबका यूटिलाइज कर लिया। क्या मैं कह सकता हूँ यूसुफ की मीडियन वैल्यू 3 आ रही है? यस। मॉडल 1 एंड 4 है, ठीक है? मॉडल मतलब जो वैल्यू ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखो 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी वैल्यू 2 2 टाइम रिपीट हो रही है ना? और रेंज कितनी आ रही है, देखो, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 3, तो ये भी सही है ना? तो मैंने यूसुफ का जो मेरा ये सारा डेटा है वो मैंने यूटिलाइज कर लिया, है ना? यूसुफ का मैंने कर लिया, ठीक है? अब मीडियन रेटिंग 4 है ना? जेवियर की मीडियन रेटिंग 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लेट्स से यहाँ पे 5, ठीक है?
है ना? बट हमें अभी ये चीजें भी रीड करनी चाहिए थी, है ना? आई फॉरगॉट अबाउट दिस। द फॉलोइंग इज पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेटिंग्स ऑफ 1 and 5 awarded by the restaurants to the workers. R1 awarded a rating of 5 to W. R1 awarded a rating of 5 to W, ठीक है? As did R2 to Xavier. R2 to Xavier भी 5 है, एंड R3 टू वमन, R3 मेरा वमन को 5 है, काफी डेटा दे दिया है ना? R3 टू वमन एंड जेवियर ऑल्सो, एंड R5 टू वासु, ठीक है? R1 awarded a rating of 1 to you. R1 awarded a rating of 1 to you, as did R2 to woman, R2 to woman, and Yusuf, and R3 to Yusuf, R3 to R3 to Yusuf। मतलब इन दो, इनका टोटल कितना है देखो, 7, तो इन दोनों का टोटल मेरा कितना आना चाहिए, 4। इनका टोटल कितना आना चाहिए, क्विकली 8, है ना? बस स्पीड का गेम नहीं है। देखो, है ना, कौन बनेगा करोड़पति में मैंने एक लाइन सुनी थी, क्या बोल रहे थे वो, जो खेल है वो जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है ना? ऑब्वियसली स्पीड आपको बढ़ानी है, बट इतनी भी नहीं बढ़ानी कि यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द मिस्टेक्स, राइट? तो उतनी भी स्पीड नहीं बढ़ानी है ना, धीरे 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 अगर प्यार से सब कुछ करोगे तो बहुत अच्छे से सोल्व होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मॉडल रेटिंग मतलब 5 इज, अब देखो मीडियन रेटिंग 4 है, तो मैं मीडियन यहाँ पे 4 लिख दूंगा। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, एंड 1 2 यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे मेरी मीडियन रेटिंग 2 है, तो मतलब 1 2 यहाँ पे मेरी बीच वाली रेटिंग 2 है। मतलब जो ये वैल्यूज होंगी दैट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, दिस वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन 4, ठीक है? मीडियन रेटिंग भी मैंने कंसीडर कर ली, राइट? अब ये देखो मॉडल रेटिंग है यहाँ पे आपकी 5, मतलब 5 इज अपियरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देखो, मॉडल रेटिंग है तो मॉडल रेटिंग अगर 1, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 एक बार ही आ रहा है, फिर तो सारे नंबर्स एक एक बार तो आ ही रहे हैं, है ना? मॉडल रेटिंग 5 है, मतलब 5 एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है ना? क्या जेवियर के केस में 5 3 बार आ सकता है? 5 3 बार आएगा तो मुझे यहाँ लोकेट करना पड़ेगा ना, यहाँ तो स्पेस ही नहीं बची। दैट मीन्स 5 मेरा सिर्फ 2 बार ही आएगा यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे 2 बार आएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट मेरा हो गया। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 2 बार ही आएगा विद द सेम लॉजिक वमन में। 4 का देखते हैं, 4 2 टाइम्स आएगा या 3 टाइम्स आएगा, है ना? यहाँ पे देखो 4 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है। मॉडल रेटिंग आपको 2 दी हुई है ना? तो 2 मेरा 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है ना? बट क्या मेरा 2 3 टाइम्स आ सकता है? मे बी, मे नॉट बी, है ना? बिकॉज यहाँ पे 1 है ना? तो यहाँ पे 2 2 2 भी हो सकता है, राइट? सो वी नीड टू चेक दैट। बट लेट से, है ना, आपको पता है, देखो 1 तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो मैं 1 तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मुझे देखना है 2 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है? क्या मेरा 2 3 टाइम्स आ सकता, पहले तो 4 टाइम्स चेक करते हैं, क्या आ सकता है? 4 2 8 + 1 9, यहाँ पे 11 है, नहीं 4 टाइम्स तो नहीं आ सकता, ठीक है? और एक चीज और भी ध्यान देते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मिनिमम वैल्यू। आपकी रेंज ऑफ रेशियन कितना है ना? रेंज कितनी है? 3, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस कितना होगा? 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4, मेरी 4 आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? ये पॉइंट हो गया, है ना? अब और कहीं यूज कर सकते हैं, हाँ। जेवियर के केस में देखो मैक्सिमम 5 है और रेंज मेरी 4 है, तो मिनिमम मेरी 1 वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे टोटल 18 है ना? और ये कितना हुआ, 5 एंड 15 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये मेरा पूरा जेवियर का हो गया, है ना? अब वमन में देखो रेंज ऑफ रेशन कितना है? 4, तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा। ये 1 है, तो ये 15 है, और ये मेरा 17 है, तो ये मेरा वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये भी डेटा यूटिलाइज हो गया। अब आपको देखना है मॉडल रेटिंग आपने यहाँ पे 4 यूज नहीं किया, है ना? और यहाँ पे रेंज ऑफ रेशन 3 यूज नहीं किया, ठीक है? अब देखो क्या यहाँ पे 2 टू 2 3 टाइम्स आ सकता है, अगर 2 टू 2 3 टाइम्स यूज करूं मैं, है ना? तो मेरा देखो क्या बनेगा, 4 + 6 10 + 1 11, है ना? क्या मेरा 2 टू 2 2 टाइम्स आ सकता है? देखो 2 को मैंने 2 टाइम्स लिख लिया, तो ऑब्वियसली जो मेरी थर्ड वैल्यू है वो भी 2 ही आएगी, तो आपको पता लग गया यहाँ पे 1 2 2 2 4 आ सकता है। अब आप देखो क्या यहाँ पे 4 आ सकता है? अगर यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 0 आना पड़ेगा, दैट मीन्स वो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी आएगी 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ठीक है? इतना क्लियर है, राइट? अब यहाँ पे आपको 2 2 2 4 4 कुछ कुछ लोकेट करना है, राइट? क्या यहाँ पे 2 लिख सकते हो? इन दोनों का टोटल मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पे 6 आना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पता लग गया यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, है ना? आपका यहाँ पे 1 यूटिलाइज हो गया, 2 यूटिलाइज हो गया, 4 यूटिलाइज हो गया, 1 इज गॉन, 2 इज गॉन, 4 इज गॉन, तो बचे कौन से? 2 एंड 2, तो आप 2 एंड 2 यहाँ पे लोकेट कर दोगे। अंडरस्टूड? ठीक है, इतना समझ आया?
अब यहाँ पे आपको देखना है 5 1 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। तो कहीं ना कहीं 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे 2 या यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 या यहाँ पे 2। फाइन, यहाँ पे 5 5 दोनों यूटिलाइज हो गए, तो 5 एंड 5 इज गॉन। इतना समझ आया? यहाँ पे दोनों 1 1 यूटिलाइज हो गए, तो ये 1 और ये 1 आपका डन हो गया। तो यहाँ पे 3 4 4 किसी ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, ये पूरा मेरा हो गया। अब देखो सिर्फ पॉइंट रह गया हमारा वासु का। वासु का क्या बोल रहा है? मॉडल रेटिंग मेरी 4 है ना, और मेरा टोटल 19 है। ठीक है, हम थोड़े से केस देखते हैं, है ना। वासु का देखते हैं, 1 2 3 4 5। मीडियन रेटिंग मेरी 4 है, मॉडल रेटिंग 4 है। तो मॉडल रेटिंग जो होती है 4, वो लेट से 2 टाइम्स आ रही है ना। मेरा 4 2 बार आ रहा है, तो बाकी वैल्यूज 1 1 टाइम ही आनी चाहिए, तो 5 1 टाइम आ जाएगा, और मुझे पता है 5 तो आएगा ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ स्टार्टिंग पे, यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, तो 5 आएगा। और मुझे पता है कहीं ना कहीं 2 भी आएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखो मॉडल रेटिंग 4 है, तो 4 एक टाइम और आना चाहिए, है ना। 4 एक टाइम और आ गया, 4 एक टाइम मेरा और आ गया, है ना। ठीक है, क्या मेरा 5 आ सकता है एक टाइम और? अगर मेरा 5 एक टाइम और आ गया, तो मुझे 4 को 3 टाइम्स लेके आना पड़ेगा, राइट। 5 अगर 2 बार आ गया, तो 4 को 3 टाइम्स लेके आना पड़ेगा, ताकि मेरा मॉडल रेटिंग 4 आ जाए। बट यहाँ पे अगर मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, पहली बात तो टोटल मैच नहीं करेगा, दूसरी बात 2 के लिए स्पेस नहीं बचेगी। दैट मीन्स मुझे कंफर्म हो गया कि 5 मेरा सिंगल टाइम्स आएगा, और 4 मेरा एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आएगा। 3 टाइम्स आ सकता है नहीं आ सकता, वो मैं फिगर आउट करूंगा। अगर मैंने 4 को 3 टाइम्स रख लिया और यहाँ पे 2 रख दिया, तो क्या टोटल बन रहा है? 4 3 12 प्लस 2 14 प्लस 5 19, परफेक्ट बन रहा है ना। मैं ये चेक करूंगा कि मेरा रेंज ऑफ रेशन 3 आ रहा है, रेंज ऑफ रेशन 3 आ रहा है, तो मुझे पता लग गया मेरा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे 2 4 5 मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया, 2 यूटिलाइज कर लिया, 4 यूटिलाइज कर लिया, 5 यूटिलाइज कर लिया। बचे क्या? 4 एंड 4। तो 4 एंड 4 को मैं यहाँ पे रख दूंगा। अंडरस्टूड। अब 5 प्लस 4 प्लस 1, आपको हॉरिजेंटली वर्टिकली एकदम एक्टिव रहना है ना। यहाँ पे 10 आ गया, तो इनका टोटल आएगा 7, है ना। क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। तो मुझे 100% पता है, या तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, इतना पता है। और अगर यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 4 आएगा, नहीं तो यहाँ पे 3 आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे मुझे टोटल बनाना है 17। अगर लेट से मैंने यहाँ पे 2 लिया, है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, एंड यहाँ पे 5 आएगा, दैट इज 9। तो इन दोनों का टोटल 8 आना चाहिए, राइट। और 8 मुझे कैसे टोटल बनेगा? मुझे क्लियरली दिख रहा है 8 मेरा कैसे टोटल बनेगा, जब यहाँ पे 4 एंड 4 आएगा, जब यहाँ पे 4 एंड 4 आएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 की बजाय, जो मैंने 2 की एजम्पशन ली थी, है ना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे लेट से 4 आएगा, राइट। अगर यहाँ पे 4 आएगा, तो 9 प्लस 2 11, तो इसका टोटल 6 आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे लेट से मैं 2 ले रहा हूँ, तो 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टोटल, दैट इज पॉसिबल, राइट। एंड जस्ट वन मोर थिंग, यहाँ पे लेट से 4 एज्यूम कर रहा हूँ, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए 4, है ना। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। 3 4 4 3, एंड फिर आपका 1 कहीं ना कहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे, क्या यहाँ पे 4 आ सकता है? अब देखो एग्जाम में हमेशा यही दिक्कत होती है, यहाँ तक आप बना लेते हो सब कुछ, आगे अगर कहीं भी केस फंस रहा है, फ्रॉम द स्टूडेंट्स पीओवी आई ऑलवेज प्रेफर कि जल्दी से जल्दी एक नया केस और बिल्ड कर लो, है ना, राइट। विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग, लेट मी फिगर आउट व्हाट आई कैन थिंक अबाउट इट, बट अगर एग्जाम में कभी भी फंसेगा, प्लीज डोंट ओवर थिंक, है ना। 100% आप एक नया केस बनाओ, एंड ये छोटी छोटी चीजों का लास्ट मोमेंट पे आप ध्यान रखो, है ना। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो कि मिस होने के बहुत हाई चांस है ना, मिस होने के बहुत हाई चांस है। और अगर मैं देखूं हमने कितना टाइम लिया है अभी तक, हाँ, वी टुक अराउंड 14 मिनट्स, है ना। आराम आराम से कर रहे हैं, बट 14 मिनट्स भी दिख रहा है कि कैट का सेट 14 मिनट्स में डुएबल है ना। थोड़ा फास्ट करोगे तो और अच्छे से डुएबल होगा। अभी एक चीज बस और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे पता है 1 मेरा या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, है ना। कहीं ना कहीं 1 रख के देखता हूँ मैं। लेट से मैंने 1 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे मेरा देखो 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 प्लस 5, नॉट पॉसिबल। 4 प्लस 4 8 प्लस 10 11 3, 1 मेरा यहाँ पे आएगा, तो 3 मेरा यहाँ पे आएगा, है ना। एक मैंने ऑब्जर्वेशन करी है। और अगर मेरा 1 यहाँ पे आया, तो लेट से 2 प्लस 5 7 प्लस 2
7 + 3 10, यहाँ पे 7 आएगा, नॉट पॉसिबल। 5 + 2 5 + 2 7 + 4 11 + 1 12, फिर यहाँ पे 5 आएगा। तो आपको दोनों सिचुएशन में दिख रहा है कि यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे 7 भी नहीं आ सकता, तो मतलब 1 यहाँ पे मेरा 100% नहीं आएगा। तो 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है आपकी? 1 सिर्फ आपका एक जगह आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आएगा। द मोमेंट यू गेट टू नो कि 1 यहाँ पे आएगा, तो 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज अगर 2 आया तो 3 + 4 7 + 2 9, यहाँ पे 5 आएगा, दैट मीन्स 2 यहाँ पे नहीं आएगा। 2 अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो 4 यहाँ पे आएगा ना, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा फिगर आउट करने में। 8 + 3 11 + 3 14, यहाँ पे 3 आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। ये आपका पूरा सेट डन है ना। इसके बाद क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, ये पूरे एक डेटा सेट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट, दिस इज अवर सेकंड सेट। अब ये सेट देखते हैं, ये काफी अच्छा सेट है, बट आई वुड से कि एग्जाम में फर्स्ट टाइम अगर ऐसा सेट देखोगे तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखना, बिकॉज देयर माइट बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व। अगर आप सेट पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। सेट में क्या बोला है? Ortsville has 5 firms A, B, C, D, E. Each of these firms was founded in some year and also closed down a few years later. Each firm raised 1 crore in its first and last year of existence. The amount each firm raised every year increased until it reached a maximum and then decreased until the firm closed down, है ना। फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में 1 उसने रेज किया है, उसके बाद अमाउंट इंक्रीज होती जाती है ना। फिर वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर वो डिक्रीज होती जाती है, एंड अल्टीमेटली वो 1 पे पहुंच जाती है। स्टार्ट भी 1 से करती है, ठीक है। No firm raised the amount of money, no firm raised the same amount of money in 2 consecutive years, है ना। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स ना पढ़ते हुए मिस हो जाते हैं एग्जाम में ड्यू टू द प्रेशर, तो ये आपको याद रखना है। ईच एनुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज वाज ईदर बाय 1 करोड़ और बाय 2 करोड़, है ना। अगर मैं अमाउंट मेरी बढ़ेगी तो वो या तो 1 करोड़ से इंक्रीज होगा या 2 करोड़ से इंक्रीज होगा, है ना। प्योरली नंबर बेस्ड सेट लग रहा है। देखोगे आप डायग्राम को तो क्या बोल रहे हैं, है ना। आपको कुछ दिया हुआ है उसने, ABCD का डेटा, फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस बट सम मिसिंग वैल्यूज, एंड टोटल अमाउंट रेस्ड, उसने कितना अमाउंट को रेज किया। थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्या हमें लग रहा है। फॉर विच फर्म्स कैन द अमाउंट रेज्ड बाय देम बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी इन ईच ईयर। मतलब सारी फर्म्स का मैं नहीं निकाल सकता डेटा, है ना। सी का मे बी सी पॉसिबल है, मे बी बी पॉसिबल है, मे बी डी पॉसिबल है, मे बी डी पॉसिबल है, मे बी सी पॉसिबल है, मे बी डी पॉसिबल है, बट ए और बी मिसिंग है। तो मुझे क्लियरली पता है कि ए और बी में मैं सारी जितने भी ईयर्स है मेरे एग्जिस्टेंस के, उसमें हर ईयर का डेटा नहीं निकाल सकता विद सर्टेनिटी, है ना। यहाँ से आपको एक ये हेल्प मिल गई। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2015। 2015 में कितना रेज हुआ, मे बी 7 8 9, या तो 7 रेज हुआ होगा या 8 करोड़ या 9 करोड़, ये भी मुझे सर्टेनली पता लग गया। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013। मतलब 2013 में आपके केसेस बनने ही बनने हैं। इफ ई रेज 3 करोड़ इन 2013, मतलब ई का आपका केस बनेगा ही बनेगा, है ना। ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2014 इज 12 करोड़, मतलब यहाँ भी आपका केस बनेगा ही बनेगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या चीज सीखने को मिली कि आपको ऑप्शंस की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से काफी इंसाइट्स आपको मिल सकती हैं, है ना। 100% आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकती हैं, राइट। और थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। सो ऑलवेज इट्स अ बेटर आइडिया कि आप सेट गो थ्रू करने के बाद क्वेश्चन देखो, फिर सेट को स्टार्ट करो, और क्वेश्चन से इंसाइट लो, है ना, पढ़ते पढ़ते। अब देखो, क्या हम इसको भी टेबल की फॉर्मुलेशन में देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? जैसे देखो, ये मेरा ए है, ये कंपनी मेरी बी है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, है ना। फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस लेट्स से इसका 09, है ना। 09 से कम तो किसी का नहीं है ना। और लास्ट ईयर 16 है, तो ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17, दिस इज 18, दिस इज 19, है ना, और सो ऑन। बिकॉज मुझे लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस सबका नहीं पता है, तो मे बी कई कई फर्म्स का 16 के बाद भी लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस हो। इतना समझ आया, है ना। आई होप यहाँ तक तो सारा बेसिक चल रहा है हमारा, राइट। यहाँ तक तो किसी को कुछ भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फाइन। अब देखते हैं सेट क्या बोल रहा है हमारा, है ना। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक सेट है, और एग्जाम में अगर आपका फर्स्ट चॉइस भी है, थोड़ा बहुत सोचने का ट्राई करना, है ना। देखो 2009 में स्टार्ट हुआ है ए, तो 2009 में ए ने 1 करोड़ रेज किया होगा फर्स्ट और लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, तो लास्ट ईयर एग्जिस्टेंस में भी 1 करोड़ इसने
रेज किया होगा। और टोटल रेज किया इसने 21 करोड़, मतलब जो इनके बीच वाला सम है वो कितना होगा, 19 करोड़, है ना। बीच वाला सम 19 करोड़ होगा। बी का देखते हैं, है ना। उसने 12 में स्टार्ट किया, मतलब यहाँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। 12 में 1 है और 15 है मेरा, यहाँ पे भी 1 है। तो बी के लिए तो काफी इजी लग रहा है। इन दोनों वैल्यूज का सम आपका कितना आना चाहिए, दैट इज नॉट गिवन टू यू। फाइन। सी में देखते हैं, 13 में स्टार्ट किया सी ने। सी स्टार्टेड इन 13, ठीक है। और मुझे लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं बता, बट इसका सम है मेरा 9, ठीक है। और डी का देखो, 11 पे स्टार्ट किया तो ये 1 आएगा यहाँ पे, और 15 पे खत्म किया तो यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ई का मुझे स्टार्टिंग ईयर 1 है और बाकी नहीं पता, और सम है मेरा 13, ठीक है। अब डी पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। डी पे आपको सम चाहिए 10, है ना। देखो, स्टार्टिंग में फर्स्ट है, बीच में 3 स्पेसेस है, यहाँ पे भी 1 है, तो इनका सम आपको चाहिए 8, है ना। और 8 इसको कैसे बना सकते हो, पहले तो ये इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर डिक्रीज करेगा। देखो, इसमें पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है ना। पहला तो या तो 1 से इंक्रीज होगा या 2 से इंक्रीज होगा। लेट से यहाँ पे मैंने 1 से इंक्रीज किया, यहाँ पे मैंने 2 से इंक्रीज किया, राइट, है ना। क्या मैं ये मैक्सिमम मान के डिक्रीज करना स्टार्ट कर सकता हूँ? अगर मैंने डिक्रीज किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 से डिक्रीज नहीं हो पाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज 0 कर दूंगा तो फिर यहाँ पे डिक्रीज करूंगा तो 0 से नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज होगा, है ना। मैं एक बिल्कुल लेमैन अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1 से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, या मैं फिर 2 से इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 3 है, तो यहाँ से मैं क्या 1 आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव ईयर में, है ना, नो फर्म रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, 3, ये मेरा टॉप आ गया, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। बट क्या इसका सम 8 है? 3 + 2 + 2 7, 8 सम नहीं बन रहा। यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है 6, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो सम भी 8 है, डिक्रीज 2 से अलाउड है, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। बट डी की पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटी मेरी पास कौन सी आ गई, 1 2 4 2 1, है ना। अब ये वाली पॉसिबिलिटीज में देखते हैं, यहाँ पे आपको सम कितना चाहिए। अब ये 8 सम चाहिए, तो इन दोनों का सम आपको 5 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू अब देखो, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। लेट से मैंने 1 से इंक्रीज किया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 + 1 5। बट ये फिर डिक्रीज मेरा कितना है, 3 का डिक्रीज है, आपको 1 और 2 से डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे मैं 3 से इंक्रीज नहीं करूंगा। लेट से मैं 3 से डिक्रीज कर देता हूँ 2। बट मैंने यहाँ पे अगर 2 कर दिया तो यहाँ पे मेरा वैल्यू 3 आना चाहिए। बट ये देखो, पहले ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में, फिर डिक्रीज होता जाएगा। तो आपका एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज 1 2 4 2 1, है ना। आपने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली, तो आप डी का बोल सकते हो 1 2 4 2 1 पॉसिबल है। तो मतलब डी के लिए आप डेफिनेटली हर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फॉर विच फर्म्स कैन द अमाउंट रेज बाय देम बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी इन ईच ईयर, डी तो आना चाहिए ऑप्शन में। यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है ना। ओनली डी भी आ सकता है, या उसके साथ सी बी या सी आ सकता है। ए और बी में डेफिनेटली मुझे पता है ना, कि ए और बी नहीं आ सकता, बी आ सकता है। आई थिंक ए नहीं आ पाएगा ना। ए अगर उसने, मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि ए तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लेगा ही लेगा, ठीक है। और ए के काफी केस भी दिख रहे हैं मुझे। बी की अगर बात करूँ, बी का मुझे टोटल नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। लेट से मैं बी की पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करूँ। मेरे पास 2 ही ईयर्स हैं, है ना। ये है मेरा 1, फिर मेरे पास 2 स्पेसेस है, ये है मेरा 1। पहले मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अब इंक्रीज से फिर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इंक्रीज करूंगा, या तो मैं 3 करूंगा या 4 करूंगा। अगर 4 करूंगा तो फिर 3 का डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ गई 1 2 3 1। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने इंक्रीज किया था, वो मैं 2 की जगह 3 लिख दूंगा। यहाँ पे 2 का इंक्रीज कर दिया, है ना। 1 और 2 का इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अब यहाँ से क्या मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, इंक्रीज अगर मिनिमम इंक्रीज किया तब भी मेरा 3 का गैप आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से मैं डिक्रीज करूंगा, 1 नहीं कर सकता डिक्रीज करके, बिकॉज सेम आ जाएंगे। तो ओनली द पॉसिबल इज 1 3 2 1। तो आपको पता है 2 3 या 3 2 दोनों केस पॉसिबल है। मतलब या तो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, या फिर यहाँ पे 2 आएगा तो, सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा तो फिर यहाँ पे 2 आएगा। बट टोटल कंफर्म हो गया। टोटल कितना आएगा, 3 + 1 4 + 3 7। तो बी का टोटल मेरे पास 7 आएगा। अब मैं बोल सकता हूँ बी भी मेरा ऑप्शन में नहीं आएगा, है ना। या तो डी आएगा या फिर सी डी आएगा, ठीक है। अब बी के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम आंसर कर सकते हैं? मे बी यस, मे बी नॉट। 2015 पे आपको फोकस करना है, 2015 पे आपको फोकस करना है कि आपने टोटल कितना अमाउंट रेज किया, है ना। और ठीक है, ये कर सकते हैं, तो ठीक है। ये हमारा हो गया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, है ना, सी की वैल्यू पे अगर मैं फोकस करूं,
सी की वैल्यू मेरा टोटल 9 है ना। अब सी की वैल्यू टोटल 9 है, फर्स्ट ईयर में 1 होगा, सेकंड ईयर में लास्ट ईयर में 1 होगा। इसके बीच मुझे ये नहीं पता कितने ईयर है, बट इनका टोटल मुझे पता है 7 होगा। इसका 1 है, इसका 1 है, टोटल 9 है, तो इसका टोटल 7 होगा, है ना। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं? क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ इनके बीच में सिर्फ एक ही हो, एक ही पोजीशन हो, तो यहाँ पे 7 आएगा? नहीं एज्यूम कर सकता, है ना। क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ इनके बीच में सिर्फ 2 पोजीशंस है ना, इनके बीच में सिर्फ 2 पोजीशंस है, 2 का टोटल 7 है। अगर 2 पोजीशन है, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ मैक्सिमम इंक्रीज, तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये वाला गैप 3 आ जाएगा, मतलब 2 पोजीशन से भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। 3 पोजीशन से ट्राई करता हूँ, इनके बीच में 3 ईयर्स है ना। अगर 3 पोजीशंस लेता हूँ तो मुझे 7 बनाना है, तो लेट से यहाँ पे 1 2 लिया, एक केस ले लेता हूँ 1 3 का, है ना, एक केस ले लिया 1 3 का। एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, तो 3 + 2 5 + 2 7, और ये केस मुझे समझ आ रहा है कि सही केस है। एक ले लिया 1 2 4, और फिर 4 + 2 6, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो एक केस तो 1 2 3 2 1 सही लग रहा है मुझे। दूसरा केस, अगर यहाँ पे टोटल मुझे 7 भी चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ से 1 3 का मैं अगर इंक्रीज करूंगा 4, है ना, तो ये तो 7 मेरा पहले ही बन गया, तो यहाँ पे तो 0 वैल्यू आनी चाहिए, इन तीनों का सम 7 आना चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब मैं 4 तो इंक्रीज कर नहीं सकता, तो डिक्रीज करूंगा। 3 से 2 डिक्रीज किया, 3 + 2 कितना आया मेरा? 3 + 2 5, यहाँ पे 2 आना चाहिए, सेम वैल्यू नहीं आ सकती, दैट मीन्स मेरा ये केस भी 100% पॉसिबल ही नहीं है ना। तो द ओनली केस जो मुझे पॉसिबल लग रहा है विद 3 पोजिशन 1 2 3 2 1, क्या मैं 4 पोजिशन से कुछ कर सकता हूँ? मुझे वो देखना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 एंड 1, क्या 4 पोजीशन का मेरा टोटल? देखो एक केस तो मेरा आ गया 1 2 3 2 1 वाला, है ना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सी का केस आ गया। सी का केस मैं और करता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 पोजीशन लिया, क्या मैं 4 पोजीशन ले सकता हूँ? बस मुझे वो देखना है। अगर मैं 4 पोजीशन लूंगा, है ना, और लेट से मिनिमम मेरा सम कितना आएगा, मैं छोटा 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 इंक्रीज करूंगा, है ना, 4 पोजीशन लेके। टू टू यहाँ पे डाल दिया, मुझे कम से कम सम चाहिए, मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम मेरा कितना आएगा सम यहाँ पे, है ना। 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 डाल दूंगा, यहाँ पे मैं देखो 2 डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता, है ना। फिर यहाँ पे लेट से मैं 4 डाल दूंगा, और यहाँ पे 2 डाल दूंगा, तो ये मेरी मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मिनिमम सम। तो कितना आ रहा है? 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11, मतलब 4 रखते ही मेरा मिनिमम सम 11 आ रहा है समहाउ, है ना, उसके आसपास आएगा, मतलब 7 तो नहीं बन सकता, उससे ज्यादा ही बनेगा। तो सिर्फ सी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, मतलब सी का लास्ट ईयर कौन सा है? 17, सी का लास्ट ईयर 2017 है। इतना समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ तक आपका इतना क्वेश्चन हो गया। अब आपको ए और ई पे फोकस करना है ना, ए और ई पे फोकस करना है। ए पे आपको क्लियरली पता है कितने स्पेसेस एम्प्टी हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 है, फिर 1 2 3 4 5 6 1, है ना, यही है ना, 1 2 3 4 5 6, ये ए की पॉसिबिलिटी है। और आपको यहाँ पे 19 केस बनाने हैं, है ना, 19 सम बनाना है। 1 2 3 4 5 6 19 सम बनाना है, तो थोड़ा सम हायर साइड पे होना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सम हायर साइड पे होना चाहिए, है ना। तो पहले देखो इसमें दिक्कत ये है ना, कि यहाँ पे आके बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कैट में, कि इतना सम बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। सो देर इज ऑलवेज वन चांस कि आप एक बार गो थ्रू कर लो। देखो डी और सी में देखते हैं, है ना, डी और सी दोनों मेरे देखो डेफिनेट केस आ रहे हैं, तो आप इतना सेट करके भी आगे निकल सकते हो, है ना, कि आपका आंसर इन दोनों में से क्या होगा? डी, डी होगा, है ना, ओनली सी एंड डी। तो इतना केस करके भी आप निकल सकते हो, और आपको पता है ए पे आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेगी। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2015? 2015 में मेरा 7 7 8 9 होगा सम, या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, और 5 सम मेरा यहाँ से आ ही रहा है ना, 5 सम मेरा यहाँ से आ ही रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं आपको? यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहे हैं, देखो ए से बेटर मुझे ई लग रहा है, ए से बेटर मुझे ई लग रहा है। ई बेटर क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी सी में जो काम किया वही तो हमने ई में करना है। ई में क्या काम करना है आप देखो, है ना, पहले मैं ई की बात करूंगा, राइट। अगर ई की बात करूंगा, एक 1 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे भी 1 पे एंड हो रहा है ना, ई का आपको ये पता लग गया। उसके बाद देखो 13 है टोटल, तो यहाँ पे आपको कितना रेज करना है? 11। एक स्पेस से 11 रेज नहीं होगा क्या? दो स्पेसेस से 11 रेज हो सकता है। यहाँ पे लेट से मैं ट्राई भी करूंगा 1 से मैक्सिमम इंक्रीज 3, है ना, तो यहाँ पे मेरा 8 आना चाहिए, नहीं हो सकता, ठीक है। 3 स्पेसेस से हो सकता है, मैक्सिमम इंक्रीज 3 करूंगा, है ना, मैक्सिमम इंक्रीज 5 करूंगा, तो यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए? 3। तो 5 - 2 - 3 1 3 5 3 1, सही लग रहा है, 1 5 + 3 8,
2 से इंक्रीज किया, 2 से इंक्रीज किया, देन डिक्रीज किया, देन डिक्रीज किया। ठीक है, सीम्स गुड, सीम्स गुड। तो मेरा 3 स्पेसेस से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 3 5 3 1, राइट। अब लेट से 4 स्पेसेस से बात करता हूँ, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे मेरा सम कितना आना चाहिए, 11, है ना। 11 सम आना चाहिए, मतलब 1 3 5 3 1, है ना। यहाँ तक तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। 11 सम आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 11 सम देखो कैसे आ सकता है, 3, इसका 11 सम आना चाहिए। पहले तो ये देखते हैं 11 सम, चलो आ सकता है ना। कैसे आ सकता है वो देख सकते हैं। 2 + 3 5, तो यहाँ पे 6 चाहिए आपको, तो यू कैन गेट 6 लाइक दिस, राइट। तो आपका सम 11 यहाँ पे भी पॉसिबल है, मतलब तो आपने एक स्पेस, मतलब यहाँ पे भी एंड हो सकता है ना, यहाँ पे भी एंड हो सकता है। अब 5 लेके देख लेते हैं, 5 स्पेसेस लेके देख लेते हैं। सॉरी, ये हमें डिलीट नहीं करना। 1 2 3 4 5 स्पेसेस और 1 और 1 यहाँ पे। तो 5 स्पेसेस में क्या 5 स्पेसेस पॉसिबल है, पहले ये देखना है। यहाँ पे मैं मिनिमम इंक्रीज करने का ट्राई करूंगा, 2 3 4, क्योंकि बस पहले मुझे पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना। 4 3 2, मिनिमम इंक्रीज इंक्रीज किया, मिनिमम डिक्रीज किया। 4 + 3 7 + 2 9। अब देखो ये टोटल आपका 11 से बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब 5 स्पेसेस पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ तक पॉसिबल होगा या यहाँ तक पॉसिबल होगा। ये ईयर्स तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होंगे मेरे, ये वाले ईयर्स तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होंगे, राइट। और बाकी केस में भी मुझे यही दिख रहा है, या तो मेरा ये केस सेट होगा, है ना, या तो मेरा ये केस सेट होगा, या मेरा ये केस सेट होगा। क्या इसके अलावा कोई केस आ सकता है और, है ना। क्या इसके अलावा मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे तो एक ही केस आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, मे बी कोई और केस बन रहा हो विद द 4 वैकेंसीज, 4 पोजीशंस, है ना। यहाँ पे मैंने 2 से इंक्रीज किया था, फिर 3 से, लेट से मैं यहाँ पे 3 से इंक्रीज करता हूँ, फिर 5 से करता हूँ, फिर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ 3 पे, फिर ये 2 पे। कितना सम आ रहा है, 5 + 3, नहीं ये तो नहीं पॉसिबल। 1 से 3 पे जाके फिर मैं यहाँ पे 4 ले आता हूँ, है ना। यहाँ पे 4 ले आऊंगा तब 7 आ जाएगा, देन डिक्रीज करूंगा तो 7 + 5 12 आ जाएगा, नहीं पॉसिबल लग रहा। और क्या ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 लिया हमने, है ना, वो 3 तो नहीं आ सकता। 1 से 2, यहाँ पे 3 लाया था, यहाँ पे 4 लाता हूँ, तो ये 2 + 4 6, तो इन दोनों का टोटल मुझे 5 चाहिए। तो ये मैं कर सकता हूँ 3 एंड 2 से, है ना। और 3 एंड 2 यही पॉसिबिलिटी है। तो मेरे पास ई के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज है ना, ई के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर बाय चांस ये एग्जिस्ट किया तो यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू, नहीं तो यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। ई के केसेस आपको पता लग गए सारे, है ना। अब फिर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस में कि कुछ मेरा, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013, 2013, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। ओके, इफ, ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कंपनी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आई डोंट थिंक इतने हेल्पफुल है, राइट। अभी हमें एनी हाउ ए पे फोकस करना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम में आपको ए पे फोकस करना ही पड़ेगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। अब आपने एक चीज इतना इतना भी ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे आपको सम 17 लाना लाना है। क्या आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम सम कितना आएगा, है ना। लेट से मिनिमम सम आप कैसे निकालोगे, 2 3 4 3 2 1, नहीं, यहाँ पे 5 ले आता हूँ मैं, यहाँ पे फिर 3 एंड 2, ये मेरा मिनिमम सम आएगा। मिनिमम सम क्या आएगा, देखो, 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 5 19, समझ आ रहा है। नहीं, 2 + 3 5 + 4 9 14, ये तो ज्यादा आ गया, है ना। ये पॉसिबिलिटीज तो, ये में 19 है ना, ये टोटल, अच्छा ये टोटल 21 है, तो ये टोटल 19 ही तो आना चाहिए। तो ये 1 2 3 6 स्पेसेस से मेरा 19 ही आएगा, है ना। ध्यान से देखो, 6 स्पेसेस से उसने इतना बड़ा सम है, तो वो ऑब्वियसली कैट में अगर ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं देगा वो एग्जाम में, है ना। एग्जाम में कभी भी आपको करने को देगा तो बहुत सिंपल सेट देगा, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, मिनिमम वैल्यू तो यही आ रही है ना। बट एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पे कि 1, है ना, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, है ना, कि 2 3 5 4 3 2, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, थोड़ा सा फर्क है।
मतलब आपको पता लग गया कि जो 2 पहली पोज़ीशन है उसपे तो 2 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। लास्ट 2 पोज़ीशंस पे 3 2 आ रहा है, 3 एंड 3 2, 2 3 3 2, 5 4 और 5 4 में डिसाइड करना है। या तो यहाँ पे 4 आएगा या 5 आएगा या फिर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा इन एनी ऑर्डर। इतना डिसाइड हो गया, इतना डन है, फाइन। अब उसके आगे देखो ई के केसेस रह गए, है ना? ई का वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट? बट बाकियों का हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया, है ना? बाकियों का सब एकदम डन है। अब देखो एक बार क्वेश्चंस पे जाते हैं। व्हाट कैन बी बेस्ट कंक्लूडेड अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2015? 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 1 7, है ना? अब यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 कब आएगा? मतलब यहाँ पे ही खत्म हो गया, या फिर ये एंड ईयर है तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना? तो मेरा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 2 + 3 5 7, या तो 7 आएगा या 8 आएगा, है ना? टोटल मेरा क्या आएगा? या तो 7 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आंसर कर सकता हूँ 7 और 8 crores. B must be my answer. What is the largest possible total amount of money that could have been raised in 2013? 2013 की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना अमाउंट है? सारी वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है ना? तो यहाँ से मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? 5, यहाँ से 3 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13, और यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? आप केसेस को देख लो। यहाँ से मेरी कितनी वैल्यू आ गई? 5 + 3 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13, है ना? 13, और ये वाले केस से आपकी क्या आएगी? सेकंड लास्ट वैल्यू 16 आ सकती है ना? और अगर मैं ये वाले केस से वैल्यू करूं तो 4 आ सकती है, तो मैं ऑब्वियसली 4 लूंगा, इसका मैक्सिमाइज करना है ना? तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 13 + 4 17 शुड बी माय आंसर। अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013? तो लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट जो रेज हो पा रही है दैट इज 5, है ना? 5 आंसर आना चाहिए। द रीजन फॉर दैट इज, ये नहीं पूछा कि सारी कंपनी ने मिलके मैक्सिमम टोटल अमाउंट कितना रेज किया है। वो ये पूछ रहा है कि 2015 में मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितना रेज हो सकता है ना? बाय एनी ऑफ द कंपनीज। तो आवर आंसर इज 5, मैक्सिमम 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ई रेज 3 crores इन 2013, तो 2013 में यहाँ पे अगर 3 वैल्यू आएगी, है ना? तो 3 कौन से केस में वैल्यू आएगी? ई के मल्टीपल केसेस बन रहे हैं पहली बात तो, राइट? ई के मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, राइट? 1 2 3 यहाँ भी आ सकती है 1 2, या तो ये केस है या फिर ये केस है, 2 केस बन रहे हैं, है ना? तभी 3 की वैल्यू आएगी 2013। अब क्या बोल रहे हैं? देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड बाय ऑल द कंपनीज, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिफाई कर देगा ये चीज को, ये वाली चीज को। इन 2012 में स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट बतानी है ना? 2012 में देखो, यहाँ से 4 लूंगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए, यहाँ से 1 लूंगा, 4 + 1 5 + 2 7, राइट? यहाँ पे मुझे 7 तो आ ही गया, राइट? 7 ही आ गया। अब 7 के बाद अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ 3 वाला, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी मेरी 5, दैट इज 12, दैट इज द हाईएस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे तो मैं लूंगा ही नहीं, तो मैं ऑब्वियसली ये वाला केस लूंगा। 7 + 4, 7 + 4 क्या आएगा मेरा? 11, सो 11 शुड बी माई आंसर। 11 शुड बी माई आंसर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक सेम ही होगा, तो यू कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट सेट। सेट क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट? नाउ लेट्स सी दिस सेट, है ना? ये सेट भी हमारा कैट 2023 का ही सेट है ना? अब देखो ये जो भी हम सेट कर रहे हैं, कोई ऐसा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। लोग बोलते हैं नंबर्स है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आई एग्री, नंबर्स हैं इसमें, बट बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है आपको। अगर मैं बोलूं आपको सम 9 चाहिए, सम 11 चाहिए विद सम कंडीशन, कंडीशन के साथ तो तुम्हारा और भी सेट इजी हो जाता है ना? तो रियली इट डजंट गिव यू दैट मच ट्रबल, राइट? है ना? अब ये सेट देखो, कैट का सेट है लास्ट ईयर का। 3 participants, Akhil, Bimal, and Chatur, participate in a random draw competition for 5 days. Every day, each participant randomly picks up a ball numbered between 1 to 9. Right? The number on the ball determines his score on that day. The total score of a participant is the sum of his scores attained in the 5 days. ठीक है? The total score of a day is the sum of participant score on that day. है ना? उसी दिन जितने भी participant ने score किया, that is the total score of that day. The 2-day average on a day except on day 1 is the average of the total scores of that day and of the previous day, है ना? एक्सेप्ट डे 1 क्यों बोला? क्योंकि डे 0 का हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल स्कोर्स ऑफ डे 1 एंड डे 2 आर 25 एंड 20, देन 2-day एवरेज ऑन डे 2 इज कैलकुलेटेड एज 22.5, मतलब 25 और 20 का एवरेज डे 2 का और डे 1 का। टेबल 1 गिव्स द 2-day एवरेजेस फॉर दिस, है ना? 2-day एवरेज आपको दे रखा है, डे 2 का दे रखा है, डे 3 का। अब यहां से आपको क्या पता लगना चाहिए कि D1
प्लस D2 की बात करूं तो वो क्या आएगा 15 इंटू टू 30 एवरेज, है ना, एवरेज दिया तो सम की बात करूंगा। D2 प्लस D3 मैं बता सकता हूँ कितना आएगा 31, है ना। सेम D3 प्लस D4 की बात करूं तो कितना आएगा 16 इंटू टू 32, एंड ये मेरा 34 आएगा, दैट इज D4 प्लस D5, right? Participants are ranked each day with the person having the maximum score being awarded the minimum rank on that day, है ना। ऑब्वियसली आपके ज्यादा स्कोर आएंगे तो रैंक 1 आती है ना, तो न्यूमेरिकली कम रैंक आएगी। इफ देर इज अ टाई, ऑल द पार्टिसिपेंट्स विद द टाइड स्कोर आर अवॉर्डेड द बेस्ट अवेलेबल रैंक। फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ ऑन ए डे ए बी सी स्कोर 877, मतलब बी और सी का टाई है, देन देयर रैंक्स विल बी 1 to 2, मतलब 2 और 2 सेम रैंक है तो इनका स्कोर भी सेम होगा, ये में पता लग जाएगा, है ना। फिर आपको रैंक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे रखी है ना, एबीसी की रैंक दे रखी है डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 पे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन। चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल ऑफ 3, ही स्कोर ऑन डे 2 एंड दिस एंड दैट, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे 1 एंड 9 के बीच में जो स्कोर है हमें उसका यूज करना है। इतना समझ आया। सेम टेबल बनेगा, है ना। टेबल क्या बनेगा, ए बी सी, ए बी सी, ये मेरा डे 1 है, ये मेरा डे 2 है, ये मेरा डे 3 है, दिस इज डे 4, दिस इज डे 5। आपने टेबल बना लिया, दिस इज डे 1, दिस इज डे 2, दिस इज डे 3, दिस इज डे 4, दिस इज डे 5, राइट। क्या बोला है ना, डे 1 पे आपको रैंक्स दी हुई है, दिस। चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल ऑफ 3, सी का जो भी मेरा स्कोर होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा, या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, मल्टीपल ऑफ 3। हिज स्कोर ऑन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन। His score on day 2 is the unique highest score in the competition. His minimum score is observed only on day 1. इसका मिनिमम स्कोर कहाँ पे आया, सिर्फ डे 1 पे। डे 1 पे उसका मिनिमम स्कोर कितना आ सकता है, सिर्फ 3, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1, मतलब बाकी कहीं नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ बाकी जगह मेरा क्या आएगा, या तो 6 आएगा या 9 आएगा, या 6 आएगा या 9 आएगा, या 6 आएगा या 9 आएगा, या 6 आएगा या 9 आएगा। इतना समझ आया। फिर क्या बोल रहा है, ऑन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन। अगर डे 2 पे मेरा यूनिक हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट भी है और यूनिक भी है, क्या 6 हो सकता है। यूनिक मतलब सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है और कहीं वो स्कोर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक इज द ओनली केस। तो मेरा क्या आएगा ऑटोमेटिकली डे 2 पे स्कोर, डे 2 पे स्कोर मेरा 9 आ जाएगा। अगर डे 2 पे 9 है और ये यूनिक हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट नहीं है, ये यूनिक हाईएस्ट है, तो क्या यहाँ पे 9 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे 9 आ सकता है, 9 कहीं भी नहीं आएगा ना, पूरे टेबल में 9 मेरा कहीं भी नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्लियरली बड़ा बड़ा लिख सकता हूं कि 9 इज नॉट अवेलेबल, राइट। हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ऑन डे 1, दैट इज 3, एंड इट मैचेस अखिल स्कोर ऑन डे 4, अखिल का स्कोर डे 4 पे भी 3 है। द टोटल स्कोर ऑन डे 3 इज द सेम एज द टोटल स्कोर ऑन डे 4। डे 3 का स्कोर x है और डे 4 का स्कोर भी x है, तो डे 3 और डे 4 का टोटल 32 है, तो ये वैल्यूज मेरी कितनी होंगी, 16 एंड 16 हो जाएगी, है ना। 16 ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी 16 आ जाएगी। अगर डे 4 की 16 है तो यहां से डे 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, राइट। डे 3 की वैल्यू 16 है तो डे 2 की 15 आ जाएगी, एंड ये भी मेरी वैल्यू 15 आ जाएगी। बिमल स्कोर आर द सेम ऑन डे 1 एंड डे 3। बिमल का जो स्कोर है मेरा वो डे 1 और डे 3 पे दोनों का सेम है ना। आप बोलोगे सर काफी चीजें यूटिलाइज कर ली, है ना, बट हमने कुछ भी नहीं यूटिलाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है मेरा ये तो अभी यूटिलाइज ही नहीं किया। ये जैसे डे 1 आपको क्या बता रहा है कि अखिल का हाईएस्ट स्कोर होगा, बिमल का उससे कम, चतुर का उससे कम, है ना, ये बता रहा है आपको डे 1। तो यहाँ पे चतुर का सबसे कम होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरी एक्स की वैल्यू है, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 3, है ना। इक्वल तो नहीं हो सकता, फिर तो टाई हो जाता। अब देखो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे देखो डे 3 पे क्या बोल रहा है, अखिल और बी का स्कोर सेम है, टाई हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ डे 3 पे अखिल और बी का स्कोर सेम है, अखिल और बी का स्कोर सेम है, मतलब ये भी एक्स है, राइट। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो डे 3 पे तो मुझे अब कुछ करना नहीं है ना। डे 4 रह गया एंड देन डे 5 रह गया। अब डे 5 पे देखो, है ना, ये वैल्यू मेरी सेकंड हाईएस्ट है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ 6 प्लस आएगा, यहाँ पे 6 माइनस आएगी वैल्यू, है ना, कुछ 6 प्लस 6 माइनस रैंक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 2 है, मतलब ये 1 है, ये हाईएस्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली आ रही है, राइट, यहाँ पे 7 आ गई डायरेक्टली,
सम 16 है, राइट? इतना समझ आया? अब यहाँ पे 1 3 2 है, मतलब ये तो हाईएस्ट है, ठीक है। और 2 3 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, है ना? इसकी रैंक कम है, राइट? अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ देखो x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई ना, तो 5 अगर ये आ गई तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 5 + 3 8, तो ये मेरा 7 आ गया। देखो कितना सेट सोल्व हो गया, राइट? अब देखो वही मैं कह रहा हूँ, है ना? आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड, इसको समझने का ट्राई करो कि वेयर आर यू हेडिंग, राइट? द पॉइंट इज कि आपके पास ऐसे ऐसे सेट आ रहे हैं, है ना? एग्जाम में आप सोचोगे कि नहीं यार, है ना? एग्जाम में आप सोचोगे कि नहीं वर्क कर रहा, दिस एंड दैट, ये तो नंबर सिस्टम का सेट है, ये यहाँ का सेट है ना? आप भाग जाओगे, आप जज कर लोगे, है ना? तो वो ऐसे जज नहीं करना आपको, सेट को गो थ्रू करना है, इंफॉर्मेशन को समझना है, फिर देखना है कि सेट सोल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो ये 9 है, तो इन दोनों का टोटल 6 होना चाहिए, तो या तो 1 एंड 5 कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट? सॉरी, नॉट 1 एंड 5, 5 एंड 1 बन सकता है। और क्या बन सकता है आपके पास? 4 एंड 2 बन सकता है, 3 एंड 3 भी बन सकता है, राइट? 3 एंड 3 बन सकता है, उसके अलावा आपका कोई नहीं बनेगा। क्या मेरा 3 एंड 3 बन सकता है? 3 एंड 3 बनेगा तो टाई हो जाएगा, बट टाई का तो आपको केस बोला ही नहीं है, तो या तो 5 एंड 1 बनेगा या 4 एंड 2 बनेगा। इतना समझ आया, राइट? उसके बाद देखो ये 18 है, 6 आपने यहाँ पे ले लिया, है ना? तो आपको बाकी का सम क्या बनाना है? 12 बनाना है, राइट? और यहाँ पे 6 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे 6 से कम आनी चाहिए, तो या तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ सकता है, ये 4 आ सकता है ना? तो 9 का तो आ ही नहीं सकता, तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी दो ही केस बनेंगे, 7 8 7 5 8 4, यही आपका सेट है। यहाँ पे आपका एकदम सेट खत्म हो जाता है, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। आप बताओ एग्जाम में ये ऑनेस्टली आप ऐसा सेट कितने टाइम में कर लोगे? ऑनेस्टली कुछ टाइम नहीं लगेगा ये सेट को करने में। डू यू गाइस एग्री विद मी? आपको लग रहा है कि आप ये सेट कर लोगे? कैट 2023 के सेट करे हैं। आप मुझे ये बताओ, ये सेट हो गया, है ना? ये सेट आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल पे सेट है, आई शुड इग्नोर, एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपका फोर्थ ही सेट होना चाहिए, थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड में ऐसा सेट मत उठाओ। और अगर उठा भी लिया तो एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, या ये सब नहीं करोगे, एक क्वेश्चन तो टारगेट कर सकते हो, है ना? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर आपको 3 मार्क्स भी मिल रहे हैं, दैट इज नॉट अ बैड आइडिया। कुछ लोग पूछते हैं कि लास्ट के टाइम में क्या करना चाहिए, देखो इसको पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। द पॉइंट इज कि इतना बना के अगर आप सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, देन ऑल्सो कुछ लेके ही जाओगे। उसके बाद ये देखो, क्या इसमें कुछ टाइम लग रहा था? कुछ नहीं लग रहा था, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई केस नहीं बनाने, थोड़ा सा यहाँ पे हम अटके थे, उसको भी टैकल किया जा सकता है ना? ऐसे केसेस, ऐसे सेट्स 100% करके जाओ, नए नए टाइप का सेट है, और 100% ऐसे सेट्स आपके आ सकते हैं, राइट? दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। 4 सेट कवर किए इन डिटेल। आई होप आपको सेट्स पसंद आए होंगे, लर्निंग आपको मिल रही होगी। बट लर्निंग मिल रही है, नहीं मिल रही, शुड आई रिलीज मोर सेट्स और नोट, ये आपके मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, है ना? The comment section is the most, the best, the least thing that you can do, है ना? To express your gratitude, to thank me if you are liking the content। और अगर मुझे ऑब्वियसली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है, आई कैन पुश माई आवर्स, आई कैन पुश माई वर्किंग आवर्स, एंड आई कैन डू दिस थिंग बिकॉज पीपल आर लाइकिंग, बिकॉज पीपल आर फीलिंग इट हेल्पफुल, है ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स। और अगर मुझे कुछ क्रेजी रिस्पॉन्स दिखा तो ऑब्वियसली आई विल डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? मेरे दिमाग में काफी चीजें हैं, बट वही है, जब तक आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तभी मन करता है, अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आ रहा तो कंटेंट बनाने का भी नहीं मन करता, राइट? आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कैट, है ना? पढ़ते जाओ, थोड़ा ब्रेन की एक्सरसाइज करो कि हमें कैसे सोचना है ना? चीजों को कैसे चलाना है, और जज मत करो सेट्स को। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।